Hey guys, welcome to Flamboyant Law. So today we are gonna go ahead with chapter 26 of BNSS. तो 26 जनरल प्रोविजंस की बात करता है एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल्स. तो सेक्शन 337 क्या बोलता है कि इफ़ अ पर्सन, अगर कोई भी कन्विक्ट हो गया, डबल जियोपार्डी के बारे में बात करता है ये कि अगर कोई भी पर्सन कन्विक्टेड है या एक्विटेड है कोर्ट के कोर्ट के थ्रू, तो ही शुड नॉट बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस के लिए ही शुड नॉट बी ट्राइड अगेन. ठीक है, बट इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं इसी सेक्शन के अंडर. अ पर्सन हु हैज़ बीन वंस tried by a court competent jurisdiction of offense and he has been convicted or acquitted, he should not be tried again for the same offense and not the same facts. मतलब वो सेम ऑफेंस के लिए वापस नहीं होगा ट्राई, उस पर वापस ट्रायल नहीं होगा सेम ऑफेंस के लिए, ना ही सेम इंसिडेंट्स के लिए वापस ट्राई किया जाएगा. अब इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं. A person acquitted or convicted of any offence may be afterward tried with the consent of state government. स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट के साथ उसे वापस ट्राई कर सकता है if he is once acquitted or convicted of any offence for any distinct offence for which a separate charge might have been made against a formal trial under section 243. तो अब सेक्शन 243 क्या बात करता है कि बहुत सारे ऑफेंसेस, अगर सेम एक पर्सन ने बहुत सारे ऑफेंसेस किए हैं एक ही ट्रांजैक्शन में, मतलब एक ही इंसिडेंट्स में बहुत सारे ऑफेंसेस कर दिए, तो अपन उसे सेम ट्रायल के थ्रू सारे ऑफेंसेस को डील कर सकते हैं, मतलब उस पूरे इंसिडेंट्स को डील कर सकते हैं. अगर किसी पर्सन ने हाउस ट्रेसपास किया है, फिर अंदर जाके किसी को हर्ट किया है, देन उसके बाद वहाँ पर थेफ्ट किया है, तो सबको हम एक ही इंसिडेंट्स में सारे ऑफेंसेस को ट्राई कर सकते हैं. पर उसमें से अगर कोई भी ऑफेंस बच गया या उसकी पनिशमेंट नहीं मिली, वो ट्राई नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल ग्रीवियस हर्ट का तो केस ट्राई कर लिया, अब उसे थेफ्ट की तो पनिशमेंट मिली ही नहीं, तो फिर उस केस में वापस ट्राई किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. अ पर्सन देन क्लॉज 3 क्या बोलता है? अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस कंस्टिट्यूटेड बाय एन एनी एक्ट causing consequence which together with such act constituted a different offense from that of which he is convicted. अब ये इस बारे में बात करता है कि consequence of one offense converts into another offense. अब मान लो किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुँचाया किसी ने, देन उस ग्रीवियस हर्ट से मान लो चाकू से उसकी उंगली पे कट लगा दिया, या फिर हाथ पे या कहीं कट लगा दिया, देन उसको सेप्टिक हो गया, उसकी डेथ हो गई. तो अब जब ट्रायल चल रहा था तब डेथ नहीं हुई थी, तब ओनली कट था, तो उसको ग्रीवियस हर्ट के लिए, मतलब उसको हर्ट के लिए, सिंपल हर्ट के लिए पनिशमेंट मिल गई. अब उसकी डेथ हो गई, तो अब क्या इसके लिए कर सकते हैं उसके ऊपर ट्रायल? तो हाँ, कर सकते हैं. सिर्फ उसको सिंपल हर्ट के लिए थोड़ी ना छोड़ देंगे. सिंपल हर्ट की पनिशमेंट वो सर्व करेगा और वो छूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा. उसको अगर कोई और ऑफेंस में कन्वर्ट हो गया है उसका एक्ट, तो उसके लिए उसको वापस ट्रायल हो सकता है. देन क्लॉज 4 क्या बोलता है? अ पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी एक्ट में acquitted or convicted be subsequently charged and tried for. आप ये कोर्ट की कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं कि जिस कोर्ट ने पहले ट्राई किया था ना, वो कॉम्पिटेंट नहीं था, तो उसको उसकी पनिशमेंट नहीं मिल पाई उस ऑफेंस की. तो अब जो कोर्ट कॉम्पिटेंट है वहाँ पर उसका ट्रायल हो सकता है. A person discharged under section 281 shall not be tried again for the same offence except with the consent of court by which he. अब सेक्शन 281 में क्या बोला है कि मजिस्ट्रेट किसी को भी अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो डिस्चार्ज कर सकता है, पर उस पर
विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट, जिसने डिस्चार्ज किया है जिस मजिस्ट्रेट ने, उस कोर्ट के कंसेंट से ही वापस उस पर्सन पे केस ट्रायल हो सकता है, अगर वो कोर्ट परमिशन दे तो. Then nothing in this section shall affect the provision of section 26 of General Clauses Act. तो 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट बात करता है कि मल्टीपल, अगर किसी का एक एक्ट मल्टीपल लॉज को वायलेट कर रहा है, उस चीज़ की बात करता है. देन मूविंग फॉरवर्ड, अब सेक्शन 338 क्या बोलता है कि अपीयरेंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनको किसी के रिटन अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है टू अपीयर एंड प्लीड इन बिफोर एनी कोर्ट इन विच द केस इज अंडर इंक्वायरी और ट्रायल. अगर कोई भी केस इंक्वायरी और ट्रायल में है और अपील में है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उस उनको किसी की रिटन अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, वो प्रेजेंट कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं किसी भी कोर्ट के सामने. अब सेक्शन 340 क्या बोल रहा है कि right of a person against whom proceedings are instituted to be defended. ये पर्सन का राइट है कि he should be defended by the advocate of his choice. बस इतनी सी बात बोली. अब सीधा 343 पे आ जाओ, टेंडर ऑफ पार्डन टू कंप्लायंस. तो ये क्या बात करता है? 343 ये पावर देता है मजिस्ट्रेट को ऑफ फर्स्ट क्लास कि वो JMFC को, CJM को और कोर्ट ऑफ सेशन, ये तीन जो कोर्ट्स हैं, इनके पास पावर होती है कि वो, मतलब मेनली यही लोग देते हैं टेंडर ऑफ पार्डन, कि अगर कोई भी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है किसी केस में, उससे फैक्ट्स ऑफ द केस या एविडेंस कुछ भी ऑब्टेन करने के लिए उसे टेंडर ऑफ पार्डन देते हैं. टेंडर ऑफ पार्डन मतलब, टेंडर का मतलब है ऑफर करना, पार्डन मतलब माफ़ कर देना, तो उसे एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन बोल सकते हैं कि वो कुछ भी डिस्क्लोज करेगा, ये सेल्फ इंक्रिमिनेटरी नहीं हो सकता ना, तो इसे प्रोटेक्शन मिल जाता है. इसीलिए ये टेंडर ऑफ पार्डन मिल सकता है एक ही कंडीशन पे कि वो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करे, जो भी उसकी नॉलेज में है वो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोज करे मजिस्ट्रेट को. तो ये किस किस में मिलता है? ओनली हीनियस केसेस में ही टेंडर ऑफ पार्डन होता है, मेनली जो 7 साल से ज़्यादा की जिनकी सज़ा होती है. तो अब ये सेक्शन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? कोर्ट ऑफ सेशन पे जो ट्राइबल कोर्स केसेस हैं, ये स्पेशल जज अपॉइंट किया जा रहा है अगर किसी केस के लिए उनको ट्राई करने के लिए, तब ये एप्लीकेबल होता है. जो पनिशमेंट, जो ऑफेंसेस है जिनकी पनिशमेंट 7 साल या 7 साल से ज़्यादा है, उनके लिए अप्लाई होता है. देन मैजिस्ट्रेट हु टेंडर्स अ पार्डन, उसको रीज़न रिकॉर्ड करने पड़ेगा पार्डन टेंडर करने के लिए. देन उसे ये भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि उस पर्सन ने उसका ऑफर एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, और उसकी कॉपी फर्निश करनी पड़ेगी अक्यूज्ड को ऑन रिक्वेस्ट, अगर वो एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट करेगा तो कोर्ट से, फ्री ऑफ कॉस्ट. देन एवरी पर्सन एक्सेप्टिंग अ टेंडर ऑफ पार्डन शैल be examined as a witness in the court. उसे एज अ विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा. अगर कोई भी किसी पे भी टेंडर पार्डन किया गया है तो एज अ विटनेस कोर्ट के सामने आएगा. अगर उस केस का कोई सब्सिक्वेंट ट्रायल होता है, कोई और ट्रायल होता है, तब भी वो कोर्ट के सामने एज अ विटनेस ही चला जाएगा, मतलब जाया जाएगा. शैल अनलेस ही इज ऑलरेडी ऑन बेल be detained in custody until termination of trial. He shall be detained in custody until the termination of trial. ट्रायल ख़त्म होने तक उसे कस्टडी में रखा जाएगा, unless he is on bail. तो अगर उस पर्सन ने टेंडर ऑफ पार्डन एक्सेप्ट कर दिया है तो उसको कमिट किया जाएगा कहाँ पर?
उसके लिए ट्रायल इनिशिएट कर दिया जाएगा। देन उन्हें कोर्ट ऑफ सेशन या फिर कोर्ट ऑफ स्पेशल जज अगर अपॉइंट हुआ है तो वहाँ पर उस ट्रायल को कमिट कर दिया जाएगा। नहीं तो फिर सीजेएम के पास ट्रायल के लिए भेज दिया जाएगा। अब सेक्शन 345 क्या बात करता है कि अगर किसी ने ट्रायल की कंडीशंस, पार्डन की कंडीशन से कंप्लाई नहीं किया, अगर किसी ने टेंडर ऑफ पार्डन एक्सेप्ट कर लिया बट फॉल्स एविडेंस दे दिए या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो उस पर्सन को फॉल्स एविडेंस के लिए भी उसके अगेंस्ट चार्ज बन जाएगा एंड जिस ऑफेंस के लिए उसे टेंडर ऑफ पार्डन दिया गया था उस ऑफेंस के लिए भी उसके ऊपर ट्रायल किया जाएगा और उस पर्सन को किसी और अक्यूज के साथ जॉइंटली ट्राई नहीं किया जाएगा, उसे अलग से ट्राई किया जाएगा। अब सीधे आ जाओ 351 पे। 351 सेज पावर टू एग्जामिन अक्यूज। अब सेक्शन 351 क्या बोलता है कि पावर टू एग्जामिन अक्यूज्ड, कोई भी ट्रायल में या इंक्वायरी में अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी सर्कमस्टेंस आई उनके सामने और उसको ऐसा लगता है कोर्ट को कि उस पर्सन को बुला के, अक्यूज को बुला के वो सर्कमस्टेंस पे क्वेश्चन किए जाने चाहिए, तो वो एट एनी स्टेज विदाउट प्रीवियसली वार्निंग द अक्यूज पुट सच क्वेश्चन टू हिम एज द कोर्ट कंसीडर्स नेसेसरी। और क्लॉज बी क्या बोलता है कि कोर्ट को शैल मतलब बुलाना ही पड़ेगा अक्यूज्ड को किन केस में, जब प्रोसिक्यूशन ने अपना विटनेसेस एग्जामिन कर लिए हों और डिफेंस को बुलाने की बारी आ गई हो उसके बीच में, मतलब आफ्टर विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन हैव बीन एग्जामिन्ड, प्रोसिक्यूशन के विटनेस एग्जामिन हो चुके हैं एंड बिफोर ही इज़ कॉल्ड ऑन फॉर हिज डिफेंस आने से पहले कोई भी क्वेश्चन कोर्ट उससे कर सकती है जनरली ऑन द केस। अब समन केसेस में हमने पढ़ा था कि कोर्ट कैन प्रोसीड विद ट्रायल्स एक्स पार्टे, कि अगर उसकी अटेंडेंस डिस्पेंस कर दी गई हो अक्यूज्ड की तो उस केस में उसका एग्जामिनेशन भी डिस्पेंस हो सकता है। देन नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द अक्यूज व्हेन ही इज एग्जामिन्ड अंडर सेक्शन 1। अब ये जो कोर्ट एग्जामिन कर रहा है, क्वेश्चंस पुट फोर्थ कर रहा है अक्यूज्ड के सामने, इट शैल नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ऑन द ओथ। The accused shall not render himself liable to be punishable। अब अगर उसने इन क्वेश्चंस का, जज ने उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा, कोर्ट ने कोई भी क्वेश्चन प्रेजेंट किया उसके सामने और इसका उसने फॉल्स आंसर दे दिया या फिर मना कर दिया आंसर देने के लिए, तो उसको इसके लिए पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। The answer given by the accused may be taken into consideration in such inquiry or trial। जो उसके आंसर्स हैं वो ट्रायल में काम आएंगे ऑब्वियसली, एंड पुट इन एविडेंस फॉर और अगेंस्ट हिम इन एनी अदर इंक्वायरी। अब उसने यहाँ पर आंसर जो दिया उस आंसर से वो पलट गया अगर, तो ये आंसर उसके अगेंस्ट भी यूज हो सकते हैं इन द इंक्वायरी या अदर इंक्वायरी और ट्रायल। अदर कोई इंक्वायरी ट्रायल में या उसी केस के इंक्वायरी ट्रायल में। अगर उसके आंसर से ये पता चल रहा है कि उसने कोई और भी ऑफेंस कमिट किया हो सकता है, देन उस ऑफेंसेस के भी ट्रायल में काम आ सकते हैं। द कोर्ट में टेक हेल्प ऑफ प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस काउंसिल इन प्रिपेयरिंग रिलेवेंट क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए कोर्ट प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल की हेल्प ले सकता है टू पुट फोर्थ क्वेश्चन in front of accused। Now moving forward, section 353 accused person to be competent witness। जो भी accused person होगा वो
अपने जो डिफेंस है उस साइड से कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है एंड मे गिव एविडेंस ऑन ओथ, एविडेंस प्रेजेंट कर सकता है ओथ पे, और उस केस के जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं उस चार्जेस को डिसप्रूव करने के लिए कोई भी एविडेंस प्रूफ कोर्ट के सामने रख सकता है और वो डिफेंस साइड से अपना खुद का विटनेस बन सकता है, कॉम्पिटेंट विटनेस। He shall not be called at witness except his own on his own request in writing। अगर उसने खुद ने राइटिंग में रिक्वेस्ट दी हो तभी वो एज अ विटनेस कोर्ट के सामने आ सकता है। His failure to give evidence shall not be made the subject of any comment by any party। अगर वो प्रेजेंट नहीं कर पाया अच्छे से एविडेंस तो ये कि कोई पार्टी इस चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकती या कोई प्रिजम्पशन नहीं बना सकती उसके आगे। तो कैसे आएगा वो पर्सन, खुद का कॉम्पिटेंट विटनेस कैसे बनेगा डिफेंस की साइड से, वो खुद को उसे रिटन रिक्वेस्ट लिखनी पड़ेगी तब वो बन सकता है। एंड अगर वो फेल हो जाता है एविडेंस के पेश करने में तो उस पे ऐसा कोई भी प्रिजम्पशन नहीं बनाया जाएगा कोर्ट की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से। एनी पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स आर, अब इन सेक्शन के अंदर कोई भी उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हो 126, 127, 128 ये कीपिंग पीस के सेक्शंस है, तो इस पे कोई भी चल रही हो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो वो उसमें एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस आ सकता है। देन मूविंग फॉरवर्ड 354 क्या बात करता है कि कोई भी पर्सन किसी को भी इंड्यूस नहीं करना चाहिए या इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए टू रिवील एनीथिंग विद इन हिज नॉलेज एक्सेप्ट कुछ केसेस में कर सकते हैं उन्हें इंड्यूस। अगर उन्हें टेंडर ऑफ पार्डन मिला है तो ऑब्वियसली उसे बताना ही पड़ेगा, जो भी उसकी नॉलेज में है, जो भी फैक्ट्स उसे पता है, जिससे वो फेमिलियर है, वो ऑब्वियसली उसे बताना ही पड़ेगा। बट और किसी केस में उसे इंड्यूस नहीं कर सकते हैं कि वो कोई भी चीज़ डिस्क्लोज करे। अब 356 न्यूली एडेड सेक्शन है जो क्या बोलता है कि इंक्वायरी, ट्रायल या जजमेंट इन एब्सेंस ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या क्या कैसे कैसे हेल्ड होनी चाहिए। अब कोई भी पर्सन, कोई भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर अभी तक मिला नहीं है, वेदर और नॉट चार्ज जॉइंटली, अगर कोई भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एब्सकॉन्ड कर रहा है, ट्रायल से बच रहा है या कोई उसके प्रोस्पेक्ट नहीं दिख रहे हैं अरेस्ट होने के, कोई ऐसे दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि वो अरेस्ट हो पाएगा, तो उसका राइट टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग ट्रायल ये उसका वेव हो सकता है और कोर्ट वैसे ही प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा और वैसे ही ट्रायल डील करेगा ट्रायल के साथ, वैसे ही ट्रायल इनिशिएट कर देगा जैसे वो उसके सामने प्रेजेंट हो। द कोर्ट शैल नॉट, अब इसमें कंडीशंस है, द कोर्ट शैल नॉट इनिशिएट ट्रायल unless period of 90 days has lapsed from the due date of framing charges। चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं उसके 90 डेज के बाद तक अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं मिला है आफ्टर एवरी ड्यू डिलिजेंस तो कोर्ट तभी 90 डेज के बाद ही उसके अगेंस्ट ट्रायल इनिशिएट कर सकता है। द कोर्ट शैल इंश्योर द फॉलोइंग प्रोसीडिंग हैज़ बीन complied with before proceeding। क्या क्या इसके कंप्लायंस है कि जो पीरियड ऑफ 90 डेज है ना, अब 30 दिन में 2 कॉन्जिक्यूटिव वारंट ऑफ अरेस्ट उसके लिए इशू हो गए हो, ठीक है, 30 दिन के इंटरवल से एटलीस्ट 2 वारंट उसके लिए इनिशिएट इशू किए गए हो, तो तभी एक तो 90 डेज का कंप्लायंस अपन ने पढ़ लिया कि 90 डेज के बाद ही, पर ये और क्या इसका एलिजिबल मतलब
प्रोविजंस है जिसके साथ कंप्लाई कर सकते हैं, मतलब क्राइटेरिया बोल सकते हैं अपन इसको, कि कब इशू कर सकती है कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कब इनिशिएट कर सकती है विदाउट अपीयरेंस ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव वारंट ऑफ अरेस्ट अगर उसके खिलाफ इशू हो गए हैं तो तब कर सकती है। डेली न्यूज़पेपर में अगर उसके लिए सर्कुलेट कर दिया गया हो जहाँ वो उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, जहाँ वो रहता था, और उसमें ये प्रॉपरली मेंशन किया गया हो कि अगर आप 30 दिन में नहीं आए, प्रोक्लेमेशन 30 दिन के लिए रहता है, तो अगर 30 दिन तक आप नहीं अपीयर हुए तो आपके लिए ट्रायल इनिशिएट कर दिया जाएगा। ये मेंशन होना चाहिए न्यूज़पेपर में, उसकी अटेंडेंस रिक्वायर करते हुए। देन इन्फॉर्म हिज रिलेटिव और फ्रेंड्स अबाउट कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को बता देना चाहिए बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। अफिक्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल ऑन कॉन्स्पियस पार्ट ऑफ द हाउस। वही सारे प्रोक्लेमेशन के जो भी प्रोविजंस थे जो अपन ने पढ़े थे, उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखी गई है, न्यूज़पेपर में भेजना चाहिए उसका एक आर्टिकल कि रिक्वायरिंग हिज अटेंडेंस, और कि अगर 30 दिन में आप नहीं आए तो आपके लिए आपके अगेंस्ट ट्रायल इनिशिएट हो जाएगा, ये लिख के। देन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, हाउस के कोई भी कॉन्स्पियस पार्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट हाउस में लगा सकते हैं, एक अफिक्स कर सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है, ये फुलफिल हो जानी चाहिए, उसके बाद ही ट्रायल इनिशिएट होगा उसका। अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं आया तो उसका डिफेंस कौन करेगा? उसके लिए एडवोकेट रखा जाएगा एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट, और वो उसका डिफेंस करेगा। फिर और कुछ एज सच इम्पॉर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन डायरेक्टली कमिंग टूवर्ड्स सेक्शन 359। 359 क्या बोलता है? ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन ऑफ BNS स्पेसिफाइड इन फर्स्ट 2 कॉलम्स। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं। कंपाउंडिंग मीन्स सेटलमेंट, कि आप कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि ज़्यादा हीनियस नहीं होते, ज़्यादा ग्रेव ऑफेंसेस नहीं होते हैं, तो इनको क्या करते हैं, विक्टिम की मर्जी से सेटल किया जा सकता है कि इतना फाइन, इतना अगर फाइन पे, इतनी इम्प्रिजनमेंट पे पर्सन को इतनी इम्प्रिजनमेंट मिल जाए, इतना फाइन मिल जाए, तो वो कंपाउंडिंग हो सकती है, और कंपाउंडिंग एट द विल ऑफ विक्टिम होती है। तो ये सेक्शन कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की बात करता है कि कौन कौन से जो ऑफेंसेस हैं उनमें कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस हो सकता है। तो ये टेबल दी गई है, ये पूरा आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देख सकते हैं कि हाँ इस सेक्शन में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की सारे टेबल दी गई है, एक बार रीड कर सकते हैं आप इसे। तो ये सारे सेक्शन हैं जिसमें कंपाउंडिंग पॉसिबल है। तो ये ऑफेंसेस दिए गए हैं, ये सेक्शंस दिए हुए हैं, और ये वो पर्सन्स हैं जिनके पास कंपाउंडिंग की, जिनकी विल पे ही कंपाउंडिंग होगा ऑफेंस का। अब ये जो यहाँ पर सेकंड टेबल दी हुई है, इसमें वो ऑफेंसेस हैं, यहाँ कंपाउंडिंग तभी होगी जब कोर्ट की परमिशन होगी, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, और इन लोगों के पास कंपाउंडिंग की पावर होती है कि अगर कोई भी वर्ड जेस्टर या एक्ट किया किसी वुमेन की मॉडेस्टी को आउटरीच करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, देन उस विद द परमिशन ऑफ कोर्ट कंपाउंडिंग कर सकते हैं। और कौन कंपाउंड करेगा, किस पर्सन की विल पे कंपाउंड होगा? उस वुमेन जिसके साथ, जिसकी इंसल्ट की गई है। ये सारे ऑफेंसेस आप एक बार रीड कर सकते हो।
देन अब इन ऑफेंस का, इन जो भी ऑफेंसेस मेंशन्ड है ऊपर, इनका अबेटमेंट, प्रोवोकेशन और अटेम्प्ट भी इसी मैनर में कंपाउंड होगा, कंपाउंडेबल होगा. Then when a person who would otherwise be competent to compound an offense is a child or unsound mind, अगर कोई पर्सन है जो अपना कंसेंट मतलब अंडर द एज ऑफ 18 है या फिर ऑफ अनसाउंड माइंड है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो अपना कंसेंट दे सके तो फिर उसके किसका कंसेंट लिया जाएगा? कोई भी पर्सन जो उसके बिहाफ में कॉम्पिटेंट है कंसेंट देने के, या फिर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट. कोई भी पर्सन अगर उसका गार्जियन है मान लो, एंड विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, उसकी पहले कोर्ट का परमिशन लेंगे, देन उनके गार्जियन के कंसेंट से वो ऑफेंस कंपाउंडेबल हो सकता है. व्हेन द पर्सन हु वुड अदरवाइज बी कॉम्पिटेंट टू, अगर कोई पर्सन जो कॉम्पिटेंट होता बट वो डेड है, मतलब ही हैज पास्ड अवे, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफेंस को डिसाइड करेगा कि इट शुड बी कंपाउंडेड और नॉट. When the accused has been committed for trial and when he has been convicted and appeal is pending. अब क्लॉज 5 क्या बोल रहा है कि कोई भी पर्सन जो कि जिसका ट्रायल कमिट हो चुका है और वो कन्विक्ट हो चुका है और उसकी अपील पेंडिंग है, तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस नहीं होगा जबकि अपीलेंट कोर्ट उसे परमिशन ना दे दे. बिफोर द अपील इज टू बी हर्ड, मतलब अपील हियर करने से पहले अपीलेंट कोर्ट उसे परमिशन देगा तभी वो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस हो सकता है. अब हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर ऑफ रिवीजन होता है कि वो सेक्शन 442 में कि वो किसी भी कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं. तो अगर उन्हें रिव्यू करते वक्त ये लग रहा है कि इस केस में पर्सन को पावर टू कंपाउंड, राइट टू कंपाउंड एनी ऑफेंस मिलना चाहिए, वो पर्सन कॉम्पिटेंट है उसका, तो वो अलाउ कर सकते हो उस पर्सन को कि आप कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कर सकते हो. नो पर्सन शैल बी कंपाउंडेड द अक्यूज बाय, आप किसी भी पर्सन को इन्हांस्ड पनिशमेंट मिली हो, ज़्यादा पनिशमेंट मिली हो क्योंकि वो प्रीवियसली भी कन्विक्ट हो चुका है तो उसके पास कंपाउंडिंग की पावर नहीं होगी, उसके पास कोई राइट नहीं होगा कंपाउंडिंग. अब कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल हैव इफेक्ट ऑफ एक्विटल. अगर उस पर्सन पे, अगर विक्टिम के साथ सेटलमेंट हो गया तो अक्यूज एक्विट हो जाता है. देन नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस सेक्शन. बाकी इस चैप्टर में कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ क्वेश्चंस बनते हो. बस ये सारे सेक्शंस थे जिन्हें अच्छे से देखना है. बाकी आगे के सेक्शंस हम आगे की क्लास में करेंगे. सो टिल देन बाय बाय.